एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह मार्च 10 2023 का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, स्टॉपिंग द बोट्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है ग्लोबल ट्रेंड पे, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज अपने देशों में माइग्रेंट्स को या इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने का काम कर रही हैं। हर कंट्री चाहती है कि एक दीवार बना दें, बाहर से आने वालों को रोक दें, अंदर देश में घुसने ना दें। तो ये ट्रेंड कैसे प्ले आउट कर रहा है और इंडिया जैसी कंट्रीज़ की इसमें क्या भूमिका होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, आज का क्विज देख लो। आर्टिकल पढ़ते हुए ट्रांसलेशन में खो मत जाना, साथ साथ में ग्रामर वोकैब जो चीज़ें आप सीखो उनको अप्लाई करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है, आर्टिकल अच्छे से पढ़ोगे तभी ये सॉल्व कर पाओगे। शुरू करें क्लास को। क्विज के सोल्यूशन क्लास के लास्ट में करवाते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कहानी की तरह प्रोसेस करना है। कह रहा है जी स्टॉपिंग द बोट्स। देखिए बोट मतलब नाव, आप जानते ही हैं, कश्ती। स्टॉप मतलब रोकना। कह रहा है जी रोकना है नावों को, स्टॉपिंग द बोट्स। अब ये नावों को कौन रोकेगा, क्यों रोकेगा, ये पता लगेगा आपको टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले इस बोट नाम के वर्ड पे थोड़ी सी डालो नज़र। बोट वर्ड से दो वन वर्ड्स बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। पहला वन वर्ड है एक बेड़ा। बेड़ा समझते हैं ना, ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ बोट्स और शिप्स और एयरक्राफ्ट। एक जहाज़ों का, कश्तियों का, नावों का या प्लेन्स का, एरोप्लेन्स का जो बेड़ा या ग्रुप होता है उसके लिए क्या वन वर्ड होता है, आता होगा ऑफ कोर्स आपको। ये बहुत सिंपल सा है, फ्लीट। ठीक है, फ्लीट शिप का भी हो सकता है, बोट का भी हो सकता है और उड़ने वाले जहाज़ का भी हो सकता है। तो एक तो ये वन वर्ड हो गया। दूसरा वन वर्ड थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। ये वन वर्ड है छोटी नावों के बेड़े को क्या बोलते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 10, 15, 20, 25 छोटी छोटी नावें हों, मछुआरों की या नेवी की कोई बटालियन हो जिसमें छोटी छोटी नावें हों, तो उसके लिए अपने पास एक वन वर्ड है, लिख देता हूँ यहाँ, फ्लोटिला। ठीक है, तो दोनों दिमाग में बिठा लेना, नोट्स कहीं बना लो साफ साफ किसी नोटबुक में। अब आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज आर बिलिटलिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिग्रेंट्स। कह रहे जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ दुनिया की, कह रहे ये अमीर देश जो है ना सभी के सभी बिलिटल कर रहे हैं। अब ये क्या होता है जी बिलिटल करना, इस वर्ड को तोड़ दो। बी मतलब होना, लिटल मतलब छोटा। किसी चीज़ को छोटा बताना, किसी चीज़ को डिग्रेड करना, किसी चीज़ को उसकी इंपॉर्टेंस को कमतर करके बताना। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो अमीर देश है ना, ये कमतर करके बताते हैं, बिलिटल करके बताते हैं, इनसिग्निफिकेंट बताते हैं उस भागीदारी को, कंट्रीब्यूशन को जो होता है इमिग्रेंट्स का, बाहर से आने वाले प्रवासियों का। तो अगर आप देखें अमेरिका की इकॉनमी को, यूएस, यूके, यूरोप की इकॉनमी को, तो इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ से इमिग्रेंट्स जाते हैं, नासा में, ओरेकल में, गूगल में काम करते हैं और उन कंपनीज को आगे लेके जाते हैं। तो इन इमिग्रेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना, अचानक से अमीर देश उसको भूल बैठे हैं, उसको बिलिटल करके दिखा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन कभी था ही नहीं। समझ में आ गया सेंटेंस। चलिए, डेमोक्रेसीज आपका सब्जेक्ट है। आर बिलिटलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपकी वर्ब है। बिलिटल करना मैंने ब्रेक करके बता दिया आपको, किसी चीज़ को छोटा बताना। इसको डाउन प्ले करना, प्ले डाउन करना, डिग्रेड करना या डिसमिस या डिस्पैरेज करना भी बोलते हैं। इमिग्रेंट वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं अपने देश में, किसी भी कंट्री में, और काम करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे बांग्लादेशीज मिलेंगे, बहुत सारे म्यांमार से लोग मिलेंगे, बहुत सारे अफ्रीकन्स मिलेंगे जो यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं और काम करते हैं। तो इमिग्रेंट मतलब माइग्रेंट। अब देखो इस पे भी एक वन वर्ड बनता है। किसी कंट्री में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रवासियों का ग्रुप, यानी इमिग्रेंट्स का जो ग्रुप है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर आपको मान लीजिए 1 करोड़ इंडियंस मिल जाएं, तो ये 1 करोड़ इंडियंस यूएस में ग्रुप बना के क्या बोला जाएगा इनको, अमेरिकन इंडियंस नहीं, तो ये आप बोलेंगे इनको जी डायस्पोरा। डायस्पोरा, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा इन यूएस का मतलब है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर सभी इंडियन प्रवासी ग्रुप। चाइनीज़ डायस्पोरा का मतलब है सभी चाइनीज़ प्रवासी, है ना। पाकिस्तानी डायस्पोरा का मतलब है यूएस में रहने वाले सभी पाकिस्तानी प्रवासी। किसी भी कंट्री में बाहर से आकर के रहने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है वो उस कंट्री का डायस्पोरा बन जाता है। तो ये वन वर्ड याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा दें ताकि आप इसको स्मूथली प्रोसेस कर पाएँ। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई टी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग।
राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, आज प्ले डाउन से शुरू करना है। 5-6 वर्ड्स हैं, थोड़ा जूम इन कर दूं मैं, जिनके मोबाइल छोटे हैं अच्छे से देख पाएँ। प्ले डाउन, अभी बताया था वर्ड आपको, किसी चीज़ को कमतर बताना, किसी चीज़ की महत्वपूर्णता को, इंपॉर्टेंस को कम दिखाना। इसको अंडर प्ले करना, बिलिटल करना भी बोलते हैं। द पॉलिटिशियन ट्राई टू प्ले डाउन हिज रोल इन द स्कैम। पॉलिटिशियन ने कोशिश की कि वो कमतर करके बताए, इनसिग्निफिकेंस दिखाए अपनी भूमिका की स्कैम में। तो सबको क्या कहता फिर रहा था पॉलिटिशियन, अजी मेरा तो कुछ ज़्यादा रोल ही नहीं है स्कैम में, है ना। प्ले डाउन कर रहा था अपने रोल को, जितना इंपॉर्टेंट उसका रोल था उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसको बिलिटल, डिमिनिश या मेक लाइट ऑफ भी बोलते हैं। मेक लाइट ऑफ एक इडियम है, इसका मतलब वही है, याद रखना इस इडियम को, ठीक है। किसी चीज़ को कम दिखाना, मेक लाइट ऑफ समथिंग। लाइट समझ गए ना, हल्का, किसी चीज़ को हल्का दिखा रहे हो, लाइट दिखा रहे हो। अगला वर्ड है जी हार्बर। हार्बर का मतलब होता है पनाह, शरण। या तो नाउन फॉर्म में पनाह बोल दो या वर्ब फॉर्म में पनाह देना बोल दो। हार्बर वर्ड जो है पोर्ट से भी कनेक्टेड है। पोर्ट जो होता है ना आपका बंदरगाह, वहीं पे पनाह देते हो आप बाहर से आने वाले लोगों को। पहले ऐसा ही होता था ना, एरोप्लेन्स तो थे नहीं, एयरक्राफ्ट तो थे नहीं, तो लोग शिप्स में आते थे, आपकी पोर्ट पे रुक जाते थे, पनाह लेते थे आपसे। तो पोर्ट और पनाह को एक ही तरह के वर्ड से बताया जाता है इंग्लिश में। पनामा इज़ अ हार्बर ऑफ टैक्स इवेडर्स। पनामा एक पनाह की जगह है, शरण की जगह है टैक्स इवेडर्स के लिए, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। अब ये तो था नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में देखो, शी हैज़ बिन हार्बरिंग इल विल फॉर हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। वो हार्बर करती आ रही है, पनाह देती आ रही है, छुपाती आ रही है मन में बुरी भावना को, इल विल को, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए इस घटना के बाद। तो किसी के लिए मन में कोई चीज़ को पनाह देते हो ना, बुरी चीज़ को जनरली, या किसी चीज़ को जेब में छुपा लेते हो, जैसे मेरा कुछ पेन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने छुपा के रखी हुई है, तो वो भी हार्बर करना होता है। और वैसे हार्बर एक नाउन भी है, पोर्ट या रिफ्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके सिनोनिम देखेंगे। असाइलम, एक सेकेंड है, असाइलम, हेवन, रिफ्यूज़, कंसील, चेरिश, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज असाइलम यानी शरण नाम का आर्टिकल, शरण नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। हिंदी में बोल रहा हूँ, शरण है ना, पनाह या किसी के लिए शरण। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास डायस्पोरा। अभी आपको बताया था प्रवासी ग्रुप जो बाहर रह रहा होता है किसी और कंट्री में, उस देश का डायस्पोरा बन जाता है। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम मोदी। इंडिया का जो प्रवासी ग्रुप है टेक्सास में, वो सड़कों पे इकट्ठा हो गया वेलकम करने के लिए पीएम मोदी को, उनका स्वागत करने के लिए इन टेक्सास, ठीक है। डायस्पोरा, डायस्पोरा को माइग्रेंट, इमिग्रेंट्स, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। अभी आप इमिग्रेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में बार बार देखेंगे। अगला जो अपना वर्ड है वो है जी एक्सचेकर। एक्सचेकर क्या होता है, सरकारी खजाना, गवर्नमेंट ट्रेजरी। द लेटेस्ट बेल आउट पैकेज विल कॉस्ट द एक्सचेकर 50,000 करोड़ रुपी। जो सबसे बड़ा मददगार राहत का पैकेज है, बेल आउट पैकेज मतलब राहत कोष, राहत का पैकेज। तो जो सबसे नया जो अभी राहत पैकेज अनाउंस हुआ है, उसकी कीमत होगी 50,000 करोड़ रुपया हमारे एक्सचेकर के लिए, हमारे सरकारी खजाने के लिए। सरकारी खजाने को ट्रेजरी या कॉफर से भी बताते हैं। आज आप एक्सचेकर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। 2 और वर्ड्स हैं, सेलिएंट और इंट्रोस्पेक्ट। सेलिएंट वर्ड होता है ऐसी चीज़ जो नोटिसेबल या इंपॉर्टेंट हो। किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, एस्पेक्ट है, वो उसका सेलिएंट पार्ट होगा। द बुक प्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये किताब जो है प्रेजेंट करती है इंपॉर्टेंट तथ्यों को, फैक्ट्स को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, फ्रीडम स्ट्रगल के। सेलिएंट एक एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है सेलियंस। सेलियंस किसी चीज़ की नोटिसेबिलिटी, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये वर्ड सेलियंस आर्टिकल में देखेंगे। थोड़े भारी भरकम वर्ड है, लेकिन जब ये आएंगे ना सेंटेंस में यूज़ होंगे, वहाँ पे आप इनको रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, इंट्रोस्पेक्ट लास्ट वर्ड है आज का। इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना। वर्ब है ये, अपने अंदर झांक के देखना ही, आत्ममंथन करना ही इंट्रोस्पेक्ट कहलाता है इंग्लिश में। आत्ममंथन करने को रिफ्लेक्ट ऑन करना, सेल्फ एग्जामिन करना या पॉन्डर करना भी बोलते हैं। ईच कंट्री नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन इट्स एक्शंस बिफोर ब्लेमिंग अदर्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज।
हर कंट्री को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट या सेल्फ एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और किस पे? अपने खुद के कर्मों पे। और कब? इससे पहले कि वो ब्लेम करे दूसरी कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज के लिए, बदलते मौसम के लिए। तो सभी गुनहगार हैं, सभी अपना अपना गिरेबान झांके, इंट्रोस्पेक्ट करें तो आपको अपने अंदर ही गुनहगार दिखाई देगा। चलिए 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए अब एक ट्रेंड प्ले आउट कर रहा है पूरी दुनिया में। वेस्टर्न कंट्रीज़ बोल रही हैं कि हम अपने देश में इमिग्रेंट्स को आने से रोकेंगे। ये लोग बाहर से आते हैं, फिर हमारे देश में बस के हमारे लोगों से कम्पीट करते हैं, हमारी नौकरियां खा जाते हैं। तो इस चक्कर के अंदर क्या है, हम आने ना दें इनको, हम अपने लोगों को पहले देखें, फिर इनके बारे में देखा जाए। अब इसके लिए इसी सिलसिले में यूके ने एक बना दिया कानून, और कानून ये कहता है कि बाहर से आने वाली कोई भी बोट में अगर कोई आदमी बिना पेपर के मिल गया यूके में आता हुआ, तो उस बोट को वहीं से मोड़ देंगे जहाँ से वो आदमी आया है, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, उसको अपने घर वापस लौटना होगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये पॉलिसी जो है ना वेस्ट की, ये हिपोक्रेटिक पॉलिसीज़ है, क्योंकि वेस्ट पूरी दुनिया को बोलता है कि आप रिफ्यूजीज़ के लिए अपने दरवाजे खोलो। अब वेस्ट खुद परेशान हो गया तो रिफ्यूजीज़ के लिए दरवाजे बंद कर रहा है। और ये वही रिफ्यूजीज हैं जिन्होंने वेस्ट को खड़ा किया है। चाहे अब यूएस देख लो, यूके देख लो, बाहर से आने वाले ब्राइट माइंड्स जो हैं वही यूके यूएस को चला रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के हर सेक्टर को। तो वेस्ट को दूसरों को सीख देने से पहले खुद सीख लेनी होगी, ऐसी पॉलिसीज से पीछा छुड़ाना होगा। नहीं तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को आप सीख देते हैं बार बार कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को वापस मत भेजो, बांग्लादेशीज़ को वापस मत भेजो, तो फिर ये सीखें देना बंद करो, क्योंकि आप खुद इन सीख पे अमल नहीं ला सकते। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, वेस्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यूके को खास करके। चलिए शुरू करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू किया है चैनल पे, आपके मन में आता होगा कि सर बेसिक से कैसे तैयारी करनी है। तो इस तैयारी को करने के लिए आप चैनल के होम पेज पे जाके इस वीडियो को विजिट करें, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम स्क्रैच। 6 महीने में आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, सब कुछ आपको सिखाया गया इस वीडियो में। आर्टिकल को कैसे पढ़ना है, बेसिक्स कहाँ से करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ज़रूर से इस 10 मिनट की वीडियो को देख करके 15-20 मिनट की वीडियो को अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करें। होम पेज पे रखिए चैनल के ऊपर ही। चलिए, करे द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR हैज़ कम डाउन स्ट्रांगली on the UK Prime Minister Rishi Sunak's plan to pass a new illegal migration law that effectively stops the granting of asylums to migrants who reach the UK illegally। कह रहे जी जो यूएन की यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी है, वो एजेंसी जो रेफ्यूजीज़ के ऊपर काम करती है, रेफ्यूजीज़ के वेलफेयर के लिए, UNHCR। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल होगी, या देख लेना है ना। कह रहे जी ये जो UNHCR नाम की एजेंसी है, यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी, ये कम डाउन हैविली हुई है या कम डाउन स्ट्रांगली हुई है। कम डाउन हैविली या कम डाउन स्ट्रांगली एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कड़े से लताड़ लगाना। तो इसने कड़े से लताड़ लगाई है यूके के PM ऋषि सुनाक के प्लान को। और ये प्लान का है, ये प्लान है जी इनका कि पास करेंगे एक ये नया लॉ जिसका नाम होगा इलीगल माइग्रेशन लॉ। और ये कौन सा लॉ होगा? कह रहे ये वही लॉ होगा दैट जो असरदार तरीके से इफ़ेक्ट के साथ में स्टॉप करता है, और किस चीज़ को स्टॉप करता है? दिए जाने को, ग्रांट किए जाने को असाइलम यानी कि शरण यानी कि पनाह। और किन किन लोगों को पनाह मिलेगी? वो माइग्रेंट्स, वो प्रवासी जो पहुंचते हैं यूके में इलीगली, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के। समझ में आ गया सेंटेंस? तो UNHCR ने ऋषि सुनाक का जो प्लान है उस पर लगा दिए लताड़। उसने बोला UNHCR ने कि क्या प्लान बनाया आपने, और ऋषि सुनाक का ये प्लान है कि कोई भी आदमी अगर यूके में घुसेगा बिना पेपर के, बिना पासपोर्ट वीज़ा के, तो हम उसको असाइलम नहीं देंगे, चाहे उसकी जान को कितना भी खतरा हो, उस आदमी को यूके में शरण नहीं मिलेगी। एजेंसी की वर्ब है हैज़ कम डाउन स्ट्रांगली। कम डाउन स्ट्रांगली, कम डाउन हैविली, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी इंसान को पनिश करना या बुरे से ट्रीट करना, लताड़ लगाना, क्रिटिसाइज करना, हिंदी में बोलें तो। दैट आया है लॉ के लिए। लॉ सिंगुलर है तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, स्टॉप्स, है ना। एंटीसीडेंट के हिसाब से ही रिलेटिव प्रोनाउन अपनी वर्ब को चूज़ करेगा। इफेक्टिवली मतलब असरदार तरीके से। असाइलम, पनाह, रेफ्यूज, हेवन, याद है ना सारे वर्ड्स। शरण, माइग्रेंट्स के लिए हु आया है, इसलिए हु की वर्ब प्लूरल है, माइग्रेंट्स प्लूरल है तो हु की वर्ब भी प्लूरल रखी जाएगी। यूके, US, UAE, नेदरलैंड्स, फिलीपींस, ये सभी ऐसे देश हैं जिनमें प्लूरलिटी की फीलिंग आती है नाम में। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, या पीछे एस आता है, फिलीपींस, बहामास। तो ये जो प्लूरल फीलिंग वाले सारे के सारे जो देश हैं जिनके नाम में प्लूरलिटी का फील आए, उनके आगे अपने द को हमेशा लगाते हैं। तो द यूके लिखा है हमने इसीलिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी मिस्टर सुनाक वाइल स्टैंडिंग
at a dice marked stop the boats. Said the government is worried about the number of those attempting to travel to the UK and applying for asylum while on British soil. Add considerable cost to the exchequer. कह रहे जो मिस्टर सुनाक है यानी कि यूके के पीएम है, कह रहे जब वो खड़े थे या खड़े होते हुए और एक डायस पे, एक मंच पे, डायस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्पीकर खड़ा होकर बोलता है, उसमें माइक लगा होता है, इसे लकड़ी का बना होता है ना, एक पोडियम बोलते हैं उसको या मंच बोलते हैं हिंदी में ना, प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, और प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ था, मार्क किया हुआ था, स्टॉप द बोट्स, बोट्स को रोकना है। कह रहे जी ऐसे एक डायस पे, ऐसे एक मंच पे खड़े होकर के जिस पे ऐसा लिखा हुआ था स्लोगन। कह रहे सुनाक साहब ने कह दिया, ही सेड दैट, वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो वरीड है, गवर्नमेंट बहुत परेशान है। और किस बारे में? उस नंबर्स के बारे में, उस आंकड़े के बारे में, उन लोगों के, दोस्त के, उन लोगों के जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्रैवल करना यूके की तरफ, जो चाह रहे हैं यूके में वो आ जाएं और अप्लाई फॉर करें, यहाँ आकर के एप्लीकेशन दें असाइलम की। और कब? ब्रिटिश सॉइल पे, ब्रिटेन की धरती पे। तो पहले यहाँ पे आएँ और फिर यहीं आकर के असाइलम के लिए फॉर्म भर के दें कि हम तो आपके यहाँ आए, हमें यहाँ रख लो, है ना। और ये सब काम कैसे हो? एट कंसीडरेबल कॉस्ट टू एक्सचेकर, बहुत ही बड़ी कॉस्ट पे, बहुत ही बड़ी कीमत पे एक्सचेकर को, एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना, कॉफर्स या ट्रेजरी। तो ये बोला सुनाक साहब ने कि आप पहले असाइलम लेके आओ, पहले अप्लाई करो, फिर हम आपको हाँ बोलेंगे तब यहाँ आओ। सीधे अपनी नाव लेके चप्पू चला के यहाँ पहुँच जाते हो, फिर यहाँ पे पोर्ट पे खड़े होकर बोलते हो हमारी जान को खतरा है, हमें असाइलम दो। तो आपके लिए इतना खर्चा हम नहीं करेंगे, हमारे बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो हम आप लोगों के लिए बहुत वरीड हैं। बात सही है इनकी भी। सुनाक की वर्ब है सेट, ठीक है, सेट। गवर्नमेंट की वर्ब है इस। कंसीडरेबल मतलब बहुत बड़ी कॉस्ट, है ना, सिग्निफिकेंट, नोटिसेबल। एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना, गवर्नमेंट ट्रेजरी या कॉफर्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी इंस्टेड एज होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन एक्सप्लेन्ड while introducing the bill this week, asylum seekers who try to enter illegally would either be returned to their own countries or a third country, presumably Rwanda. कह रहे जी बजाय इसके इंस्टेड होम सेक्रेटरी के तौर पे, एज होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन जो हैं, ये जो बंदी हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया, भाई ये जो ऋषि सुनाक ने तो यूँ बोल दिया हमारे बड़ी परेशानी हो रही है, हम बड़े खर्चे में आ गए हैं, हमसे सहा नहीं जा रहा ऐसे लोगों को खिलाना पिलाना। ये तो उन्होंने कर दी एकदम, समझ गए ना, अक्खड़ सी बात। साफ शब्दों में तो सुएला ब्रेवरमैन ने एक्सप्लेन किया इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए इसी हफ्ते कि जो असाइलम सीकर हैं, ऐसे लोग जो पनाह को सीख करते हैं यूके में, शरण चाहते हैं और जो कोशिश करते हैं कि वो एंटर करें इलीगली यूके में बिना पेपर के घुसे, कह रहे या तो इधर उनको भेज दिया जाएगा उनके खुद के देश में जहाँ से वो आए थे, और या फिर एक थर्ड कंट्री में जिसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रवांडा की बात हो रही है। अब क्यों हो रही है रवांडा की बात और रवांडा क्यों भेजा जाएगा? कह रहे दैट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ फॉर देम। कह रहे ये वही रवांडा देश है जिसने एक एग्रीमेंट किया है, जिसने यूके से पैसे लिए हैं और एक डील की है, और ये एग्रीमेंट किस चीज़ का है कि ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी देगा यूके इन लोगों के लिए, और कुछ नहीं है। रवांडा ये कह रहा है हमें कुछ पैसे दे दो और जो आदमी आपके पास आए ना वो हमारे पास भेज दिया करो, हम फिर अपने आप देख लेंगे उसका क्या करना है। एक तरह से पूरे तरीके से ह्यूमन राइट वॉलेशन करने की कोशिश कर रहा है यूके ऐसे जो है इलीगल माइग्रेंट्स के साथ। चलिए सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देख लें, अच्छा बना हुआ है। सुएला ब्रेवरमैन की वर्ब एक्सप्लेन्ड, असाइलम सीकर्स की वर्ब है दो, पहली है वुड बी रिटर्न, दूसरी है एक ही वर्ब है यार, आइदर और जो है ना, बता देता हूँ आपको, इसमें गलती करके है सेंटेंस के अंदर इसी ने, है ना, वर्ब एक ही है लेकिन आइदर और की पोजीशन गलत है। असाइलम सीकर्स वुड बी रिटर्न, एक ही वर्ब है इसकी। दैट की वर्ब है हैज़ एंटर्ड, दैट आया है रवांडा के लिए, रवांडा के लिए विच आना चाहिए था, है ना। वैसे इसने दैट लगाया ना, थर्ड कंट्री के लिए लगा के छोड़ा इसने, अगर रवांडा के लिए लगाता तो फिर ये विच लगा देता। चलो अब दो चीज़ें इसमें अपने को देखनी है। पहली तो आइदर और की पोजीशन जो कि गलत है, वो क्यों गलत है। दूसरा एंटर के बाद में इनटू लगा, ये सही है कि गलत है, दोनों चीज़ों को अपने को देखना है। ईदर और, नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन फ्रेजेज हैं इंग्लिश में, तीन कंजंक्शन के पेयर्स हैं जो साथ में आते हैं, और इनकी दिक्कत क्या है, ये सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं। आइदर का मतलब या तो ये, और का मतलब है या फिर वो, या तो ऐसा या फिर वैसा। तो ऐसा वैसा एक जैसा होगा तभी या फिर करेंगे ना अपने। नीदर नोर का मतलब होता है ना तो ये ना वो, जब ना तो ये ना तो वो करोगे तो दो चीज़ें एक जैसी होगी तभी ना तो ये ना तो वो होगा, है ना। वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ये भी और वो भी, ना केवल ये बल्कि वो भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
तो ये सेम टाइप ऑफ वर्ड्स के लिए आ रहे हैं, हाँ या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, या तो ये भी और या तो वो भी। तो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स आपको चूज करना है सेंटेंस के अंदर, इनके सामने लगा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मैच स्टार्टेड नीदर ऑन टाइम नॉर वॉज इंटरेस्टिंग। मैच शुरू हुआ ना तो वक्त पे और ना ही वो इंटरेस्टिंग था। ना तो वो मज़ेदार था ना वो टाइम पे शुरू हुआ, देरी से भी शुरू हुआ और बोरिंग भी था। सेंटेंस का मीनिंग निकल आया। अब नॉर की पोजीशन देखो, नॉर के बाद में बता रहा है मैच ना ही इंटरेस्टिंग था, मतलब नॉर के बाद आ रही है वर्ब आ रही है वॉज। तो नीदर के बाद में भी वर्ब ही आए, नीदर और नॉर, तभी दो वर्ब्स को जोड़ पाएंगे। तो आप लिखें द मैच। अब नीदर के बाद ऑन टाइम आ रहा है, वर्ब रखी हुई है पहले, तो नीदर को उठा के वर्ब से पहले रख दो। द मैच नीदर स्टार्टेड ऑन टाइम नॉर वॉज इंटरेस्टिंग। मैच ना तो वक्त पे शुरू हुआ और ना ही इंटरेस्टिंग था। आगे बात समझ में? मीनिंग हिंदी में निकालने की कोशिश करो और फिर देखो नोर की क्या पोजीशन है और उसी हिसाब से नीदर की पोजीशन को भी सेट करो। जिस चीज़ को नोर से जोड़ रहे हो उसी चीज़ को नीदर से भी जोड़ना पड़ेगा। अ काइंड मैन वुड नॉट ओनली हेल्प हिज, वुड लग गया ना, हेल्प हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज एनिमीज इन नीड। एक काइंड आदमी जो है, दयालु आदमी जो है, ना केवल मदद करेगा अपने दोस्तों की बल्कि अपने दुश्मनों की भी, जब उनको ज़रूरत हो, जब उसके दुश्मन इन नीड हो। अब कैसे बनाए इस सेंटेंस को? देखो जी, बल्कि उसके दुश्मनों की भी मदद करेगा, बट ऑल्सो मतलब बल्कि इनकी भी करेगा। नॉट ओनली के बाद भी किसी चीज़ की बात होनी चाहिए, किसी नाउन की बात होनी चाहिए। बट ऑल्सो के बाद में दुश्मन आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद में फ्रेंड्स आएगा। हेल्प वर्ब यहाँ पे कॉमन है, नॉट ओनली के बाद से उठाओ और इसको पहले रख दो। समझ रहे हो ना बात को? एक काइंड आदमी मदद करेगा ना केवल अपने दोस्तों की बल्कि बट ऑल्सो बल्कि अपने दुश्मनों की भी, जो नीड में है, जो ज़रूरत में है। तो ऐसे इस नीदर नॉर इधर और को आपको सेलेक्ट करके सेट करना है। शी इज़ ईदर ऑन अ लीव और इज़ कमिंग लेट टुडे। या तो वो आज छुट्टी पे है या वो आज देरी से आने वाली है। अब मैं चाहता हूँ थर्ड सेंटेंस को इसी लॉजिक को लगा के सॉल्व करो। लॉजिक आप लगा सकते हो, मुझे पता है, सब लोग रीजनिंग पढ़ते हो, सब लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, मैथ्स का पेपर भी दे रहे हो आप, है ना, अपना सेक्शन भी क्लियर कर रहे हो। वही लॉजिक लगा के मुझे बताओ और की पोजीशन देख करके इधर की पोजीशन को मैं कैसे सही कर सकता हूँ। डालना कमेंट्स में, जिसका गलत होगा कमेंट से बताऊंगा, बिना डरे डालो, गलत करोगे ना कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ भी वही गलती हुई है, इन लोगों को भेजा जाएगा या तो अपनी कंट्री की तरफ या फिर थर्ड कंट्री की तरफ, तो दे वुड बी रिटर्न्ड। अब देखो फिर आना चाहिए इधर यहाँ पे, ठीक है, दे वुड बी रिटर्न्ड ईदर टू देयर ओन कंट्रीज और अ थर्ड कंट्री। समझ गए ना? कंट्रीज और थर्ड कंट्री को कनेक्ट करने के लिए इधर और का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। एंटर का मीनिंग आप जानते हैं, एंटर का मतलब होता है कहीं घुसना। अगर कहीं फिजिकली या वर्चुअली घुस रहे हो तो आप एंटर करोगे बिना प्रीपोजिशन के। अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, डील, एग्रीमेंट, निगोशिएशन या अरेंजमेंट में घुस रहे हो तब एंटर के बाद में इनटू लगाओगे। एंटर इनटू अ डील, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ डिस्कशन या निगोशिएशन। और अगर एक नए करियर, नई एक्टिविटी या नई रिलेशनशिप में घुस रहे हो तो एंटर के बाद में ऑन आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बोथ द पार्टीज डिसाइडेड टू एंटर इनटू या नो प्रपोजिशन या ऑन अ डील। दोनों ही पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो एक डील में एंटर करेंगी। डील के लिए एंटर इनटू आता है तो इस केस में एंटर इनटू लगाएंगे, सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा। सेकंड वाला देख लो, एज द प्लेन एंटर्ड इनटू या एंटर्ड विदाउट प्रपोजिशन या एंटर्ड ऑन द हैंगर, टेक्नीशियंस गैदर अराउंड द प्लेन टू एग्जामिन इट। जैसे ही प्लेन हैंगर में घुसा, हैंगर का मतलब क्या होता है? हैंगर का मतलब होता है जी ऐसा प्लेस जहाँ पे प्लेन्स को खड़ा किया जाता है। अ लार्ज स्ट्रक्चर एट एन एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड, है ना, HANGAR होता है। जैसे ही प्लेन हैंगर में घुसा, पार्किंग में घुसा, टेक्नीशियंस जो है इकट्ठे हो गए उसके आसपास प्लेन को एग्जामिन करने के लिए। घुसा है भाई, वर्चुअली या फिजिकल एंट्री हुई है, तो हैंगर के बाद, एंटर के बाद में नो प्रेपोजिशन, ठीक है, एंटर्ड द हैंगर, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। नो प्रेपोजिशन का मतलब है नथिंग, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, कुछ आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में दोनों ग्रामर कॉन्सेप्ट आएंगे। और क्या करेगा यूके? कह रहे दे ऑल्सो फेस अ लाइफ टाइम बैन ऑन सिटीजनशिप एंड री एंट्री टू द यूके। कह रहे जब इनको वापस भेज देंगे या फिर रवांडा में एक्सपोर्ट कर देंगे, कह रहे तब जो है ना ये लोग फेस भी करेंगे एक लाइफ टाइम बैन को, यूके की नागरिकता और री एंट्री के लिए। कभी यूके में ना आ सकेंगे, उसके बाद ना कभी नागरिकता ले सकेंगे। कह रहे जी अकॉर्डिंग टू द UNHCR द लॉ वुड कॉन्ट्रवीन इंटरनेशनल लॉस including the 1951 refugee convention that Britain is a signatory to।
कह रहे जी यूएनएचसीआर के अकॉर्डिंग अगर इसके हिसाब से चलें, यूएन की इस एजेंसी के हिसाब से, ये जो कानून है ये इंटरवीन करेगा, कॉन्ट्रवीन करेगा। कॉन्ट्रवीन करना मतलब ब्रीच करना, उल्लंघन करना, तोड़ना। यूके का नया कानून जो है तोड़ देगा, उल्लंघन करेगा इंटरनेशनल लॉ को, जिसमें शामिल है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, रेफ्यूजीज को लेकर के बना हुआ एक कानून, कन्वेंशन मतलब कानून, जिसको ब्रिटेन ने भी साइन किया है। दैट ब्रिटेन इज अ सिग्नेटरी टू। सिग्नेटरी टू होना मतलब किसी चीज़ की साइंड पार्टी होना, तो जिसका ब्रिटेन भी एक साइंड पार्टी ऑलरेडी बना हुआ है। दे की वर्ब है फेस, लॉ की वर्ब है वुड कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन करना किसी लॉ को, किसी नॉर्म को, किसी प्रैक्टिस को डिफाई या ब्रीच करना, वोलेट करना। कह रहे जी टू स्टार्ट विद those who flee their homes and countries often do so without proper paperwork, comma, as they are forced to leave to save their lives। कह रहे जी टू स्टार्ट विद, सबसे पहली बात तो ये भाई क्या गलती है इस लॉ में, ऋषि सुनाक के बाद में क्या गलती है। कह रहे सबसे पहली गलती तो ये है वो लोग जो छोड़ के भागते हैं, फ्ली करते हैं अपने घरों को और अपने देशों को। अक्सर वो ऐसा करते हैं, दे ऑफन डू सो, वो ऐसा करते हैं बिना प्रॉपर फ्रेमवर्क के। वो अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अक्सर छोड़ के आ जाते हैं, पासपोर्ट अक्सर जो है लेके साथ में नहीं आते। कह रहे क्योंकि एज वो लोग फोर्स्ड होते हैं, मजबूर होते हैं लीव करने के लिए अपने घर को, ताकि अपनी ज़िंदगियों को सेव करें, अपनी जान को बचाएं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है, जो जान बचा के भागा है उससे पासपोर्ट कैसे मांग सकते हो। दोज की वर्ब है डू, हु की वर्ब है फ्ली। हु आया है दोज के लिए, दोज प्लूरल है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। फ्ली का मतलब होता है छोड़ के भागना, जान बचा के भागना, स्कीप करना, लीव करना, एग्जिट करना। दे की वर्ब है आर फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में है ना, उनको फोर्स किया जाता है। और क्या दिक्कत है। कह रहे जी मैनी ऑफ द 45,000 हु केम टू द यूके ऑन स्मॉल बोट्स लास्ट ईयर वुड हैव बीन इकोनॉमिक रिफ्यूजीज रादर देन पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स। कह रहे बहुत सारे वो लोग जो एस्टिमेटेड 45,000 में से हैं, 45,000 यूके ने एस्टिमेट किया है। कह रहे जी उनमें से कई सारे जो है ना मैनी जो हैं, और ये 45,000 कौन है, जो यूके पहुँचे छोटी छोटी नावों पे पिछले ही साल। तो एक साल में छोटी नावों में बैठ करके 45,000 लोग यूके में घुसे हैं। कह रहे इनमें से काफ़ी जो है ना ये होंगे, वुड हैव बीन, ये होंगे इकोनॉमिक रिफ्यूजीज, आर्थिक जो है रिफ्यूजीज। कह रहे बजाय किसके, रादर देन, बजाय पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स के, राजनीतिक असाइलम सीकर्स के। तो ज़्यादातर लोग जो हैं गरीबी के कारण यूके में जाते हैं, अपने देश में खाना पीना, जॉब्स नहीं है, सरकारें ख़राब हैं, अनरेस्ट है ना, तो इसलिए वो सोचते हैं कि बोट लेके यूके में चलते हैं, यूके में जाके अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। कह रहे एंड इट इज़ प्रॉब्लमेटिक दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। कह रहे और ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बड़ी ही प्रॉब्लम भरी है कि ब्रिटिश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एक डिस्टिंक्शन को मेक नहीं कर रही है, वो एक डिस्टिंक्शन यानी फ़र्क को नहीं बना रही है दोनों के बीच में। अब मैं इस बात से समझ नहीं पाया कि इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ को क्या ले लेना चाहिए, पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़ को क्या छोड़ देना चाहिए, है ना। तो बस ये यूँ ही कहना चाह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल रीजन से नहीं आते हैं, और यूके की सरकार को डिस्टिंक्शन करना चाहिए दोनों में, दोनों को एक ही लाठी से आपको कंट्रोल नहीं करना है ना, दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं करना है। मैनी की वर्ब है वुड हैव बीन, ऐसा होता या ऐसा होगा। हु की वर्ब है केम, हु आया है 45,000 लोगों के लिए जो यूके में घुसे थे। इट की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है डज नॉट मेक। मेक अ डिस्टिंक्शन मतलब फ़र्क बनाना, किसी दो चीज़ों में डिफरेंस करना, है ना। कह रहे जी द बिल ऑल्सो मेक्स एक्सेप्शंस फॉर दोज अराइविंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्रीज दे आर फ्लीइंग, बट दोज वुड बी अ स्मॉल प्रोपोर्शन गिवन द शॉर्ट डिस्टेंसेज स्मॉल बोट्स कुड ट्रैवल। कह रहे जी ये जो बिल है, जो कानून है, ये मेक करता है एक्सेप्शन को, अपवाद को, उन लोगों के लिए दोस्त जो अराइव करते हैं सीधे डायरेक्टली उन कंट्रीज से, फ्रॉम द कंट्रीज जहाँ से वो बच के निकले, जहाँ से वो फ्ली किए हैं। तो अगर आप इंडिया से यूके में जाओ बिना किसी कंट्री के बीच में रुके अपनी छोटी सी नाव में, तब आपके लिए ये कानून जो है एक्सेप्शन बन जाएगा, इस कानून को आप पे अप्लाई नहीं करेंगे। पर आप पहले इंडिया से कहीं मिडल ईस्ट में गए, फिर मिडल ईस्ट से जर्मनी गए, फिर जर्मनी से यूके जा रहे हो, फिर आप पे कानून लगेगा। तो ये एक्सेप्शन इसने बना रखी है कि डायरेक्टली आने वालों पे कानून नहीं लगाएंगे। कह रहा है लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो लोग हो ना, दोज वुड बी, वो होंगे एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन, देखते हुए उस छोटी सी डिस्टेंस को जिसको स्मॉल बोट जो हैं ट्रैवल कर सकती हैं, जिस पे वो जा सकती हैं। तो छोटी नावों पे आप 5,000 किलोमीटर नहीं जाओगे, आप 50 किलोमीटर ही जा सकते हो। तो यूके ने यूँ कह दिया कि 50 किलोमीटर से आसपास से आने वाले देश जो हैं, या देशों के लोग जो हैं, यूरोपियंस के लिए हम ये कानून नहीं बना रहे हैं ना। इन अदर वर्ड्स यूके की ये मंशा है। चलिए, बिल की वर्ब है मेक्स,
दे की वर्ब आर फ्लीइंग, दोज की वर्ब है वुड बी, वॉट्स की वर्ब है कुड ट्रैवल। प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा है ना, भाग, छोटा सा पोर्शन। कह रहे द ब्रिटिश गवर्नमेंट मच लाइक द यूएसएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दैट लैस्ड ऑन टू द इक्वली कैची बिल्ड दैट वॉल स्लोगन इज लॉन्ग ऑन पॉलिटिकल रिटोरिक। कह रहे ब्रिटिश की जो सरकार है, सुनाक सरकार, कह रहे जी बिल्कुल मच लाइक, बिल्कुल वैसे ही जो अमेरिका की ट्रम्प का जो प्रशासन था, कह रहे जो लैच ऑन टू कर गया था, जो पकड़ के बैठ गया था, जो होल्ड ऑन टू कर गया था, जिसको पकड़ने में मज़ा आ रहा था। लैच ऑन टू करना, किसी चीज़ को पकड़ना और पकड़ के एंजॉय करना। कह रहा है वही अमेरिका का प्रशासन जिसको पकड़ने में मज़ा आता था, ऐसे ही कैची, ऐसे ही पॉपुलर या नोटिसेबल। कैची मतलब जो कैच करे अट्रैक्शन को, और कैची फ्रेज कौन सा है, बिल्ड दैट वॉल, बना दो उस दीवार को, मैक्सिकन लोगों के लिए। कह रहे जी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ना ट्रम्प की गवर्नमेंट की तरह ही लॉन्ग है, भरपूर है, लॉन्ग होना भरपूर होना, इज लॉन्ग ऑन समथिंग मतलब भरपूर होना, तो भरपूर है पॉलिटिकल रिटोरिक से, राजनीतिक बड़ी बड़ी बातों से। बट शॉर्ट ऑन द एक्चुअल मैकेनिक्स ऑफ मेकिंग सच ए प्लान वर्क, लेकिन ये शॉर्ट है, ये कमतर है इस काम में जो है एक्चुअल मैकेनिक्स का, सही रास्ते का, इस प्लान को वर्क करवाने का, इस प्लान पे चलने का, इस प्लान से काम निकलवाने का। और कह रहा कब, कह रहा इट फेल्स टू बी अ डेटरेंट टू स्मॉल बोट्स ब्रिंगिंग इन माइग्रेंट्स। कह रहा अगर ये फेल कर जाता है बन जाने में, बी होने में, एक डेटरेंट, एक रुकावट छोटी बोट्स के लिए जो ब्रिंग इन करती हैं बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को। चाहे ट्रम्प की गवर्नमेंट हो बड़ी बड़ी बातें करने वाली, बिल्ड दैट वॉल, उस वॉल को बनाएंगे है ना मैक्सिकन्स के लिए। कह रहे वैसे ही ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो है ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, स्टॉप द बोट्स, हम भी बोट्स को रोकेंगे। लेकिन ये तब लोग जो है ना कमतर पड़ जाते हैं, शॉर्ट ऑन रहते हैं, जब इस प्लान से वास्तव में काम करवाना हो। और तब जब ये प्लान फेल हो जाएगा, जब इस प्लान से बोट्स आती हुई रुकेंगे नहीं। जब बोट्स नहीं रुकेंगे फिर देखें आप कैसे इस प्लान को वर्क करवाते हैं ना, कैसे आप बोट्स को आने से रोकते हैं। गवर्नमेंट की वर्ब है इस, दैट आया है जी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसकी वर्ब है लैच ऑन टू। लैच ऑन टू करना मतलब किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाना और उसको एंजॉय करना, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीते हुए लैच ऑन टू करता है ना ब्रेस्ट पे, वहीं से फ्रेज को बनाया गया है, पकड़ के बैठ जाता है वो बच्चा, उसको मज़ा भी आता है। तो वैसे ही सरकारें भी लैच ऑन टू करती हैं, उस छोटे बच्चे की तरह किसी चीज़ को पकड़ के एंजॉय करने लगती हैं। कैची का मतलब होता है जी जो बहुत ही आई कैची हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, जिससे जिस पे आपकी अट्रैक्शन जाए, अट्रैक्ट करे, वो कैच करे। रिटोरिक आप जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस बड़ी बातों के सिनोनिम्स हैं। मैकेनिक्स मतलब सिस्टम है ना, प्रोसीजर, मैकेनिज्म। डेटरेंट का मतलब होता है रुकावट, हर्डल, इम्पेडिमेंट। चलिए कह रहे जी इन एडिशन द प्लान टू ट्रांसपोर्ट असाइलम सीकर्स टू अ थर्ड कंट्री अपार्ट फ्रॉम साउंडिंग नियो कॉलोनियल विल ऑल्सो कम एट ए कंसिडरेबल कॉस्ट। कह रहे इसी के साथ इनका जो प्लान है ट्रांसपोर्ट कर देने का असाइलम सीकर्स को एक तीसरी कंट्री की तरफ, भाई आया था वो सीरिया से, घुसा था यूके में, और उसको भेज दिया आपने रवांडा में। कह रहे जो अजीब साहब का प्लान है ना, अपार्ट फ्रॉम साउंडिंग नॉन कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल साउंड करने के साथ ही साथ, नियो कॉलोनियल मतलब नए युग का कॉलोनियल, आज के युग का उपनिवेशवादी, उस टाइम का नहीं लेकिन आज के हिसाब से। तो कह रहा है आज के हिसाब से उपनिवेशवादी सुनाई देने के साथ साथ या दिखाई देने के साथ साथ ये आएगा एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे, बहुत बड़ी कीमत पे। कह रहे हैं वन दैट द हैपलेस माइग्रेंट्स आर अनलाइकली टू बी एबल टू अफोर्ड। कह रहे वही कीमत है जो ये बेचारे माइग्रेंट्स जो हैं, हैपलेस मतलब बेचारा, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, ये जो बेचारे माइग्रेंट जो हैं घर छोड़ के भाग के आते हैं अपना, ये अनलाइकली हैं कि वो एबल भी होंगे अफोर्ड करने में। तो रवांडा की फ़्लाइट की टिकट यूके नहीं देगा, माइग्रेंट से लेगा, उसी को बोलेगा कि रवांडा की फ़्लाइट दे, टिकट दे, तो रवांडा भेज देते हैं, है ना। तो ये टिकट का पैसा भी मेरे ख्याल से लगता नहीं है ये माइग्रेंट्स दे पाएंगे जो अपना घर छोड़ के भागे हैं। चलिए प्लान की वर्ब है वेलकम, माइग्रेंट्स की वर्ब है आर। अफोर्ड करना, किसी चीज़ की कीमत को सहना। हैपलेस मतलब अभागा, अनफॉर्चुनेट, बेचारा, है ना, जिसमें हैप की कमी हो, जो हैपलेस हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इसको सलाह मिलेगी यूके को, क्या कर सकता है ये। कह रहे जी द ब्रिटिश मूव इज meant टू स्टॉप द स्मॉल बॉट्स बट मस्ट बी सीन इन द लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी इमिग्रेंट एंड xenophobic beliefs गेनिंग सेलियंस इन अदर डेमोक्रेसीज। कह रहे जी जो ब्रिटिश मूव है ना, ब्रिटिश का जो काम है, ये हरकत है, ये मेंट है, इसका मकसद है स्टॉप किया जाए छोटी बोर्ड्स को। कह रहे लेकिन इस मूव को पैसे वॉइस लगा करके मस्ट बी सीन किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए बड़े पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, बड़े सियासी परिदृश्य में। और ये बड़ा कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, एंटी इमिग्रेंट और जीनोफोबिक बिलीव्स का, ऐसे बिलीव्स का जिसमें जीनोफोबिया है और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स हैं। एंटी इमिग्रेंट तो आप समझिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए हम एंटी हैं जी, हमारे देश में कोई बाहर से आके
यहाँ बसेगा नहीं, हम अपनी नौकरियाँ खुद करेंगे अपने हिसाब से। और जीनोफोबिक मतलब जीनोफोबिया से भरपूर, और जीनोफोबिया का मतलब होता है जी बाहर से आने वाले लोगों का फियर, है ना। कोई भी चीज़ हो जो बाहर की हो, कोई भी इंसान हो जो बाहर का हो, जो आपको अच्छा ना लगे, तो आप जीनोफोबिक आदमी हो जाएंगे, आपके दिमाग में फोबिया आ जाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखो इस पूरे कानून को, और ये वही बिलीव्स हैं जो सेलियंस को गेन कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंस को पा रहे हैं दूसरी डेमोक्रेसीज के अंदर भी, है ना। तो इस मूव को आप बड़े उस पिक्चर में देखो कि ये मूव सिर्फ यूके नहीं बना रहा है, ये मूव यूएस भी बना रहा है, नॉर्वे भी बना रहा है, फिनलैंड भी बना के बैठा है, स्वीडन भी बनाने की सोच रहा है। सब कंट्रीज अपने अपने हिसाब से ऐसे कुछ कदम जो है उठा रही हैं। मूव की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है इज मेंट, दूसरी वर्ब है मस्ट बी सीन। जीनोफोबिया मैंने आपको बता दिया, फियर ऑफ फॉरेन थिंग्स या स्ट्रेंजर थिंग्स। सेलियंस इंपॉर्टेंस, है ना, सेलियंट एडजेक्टिव है, सेलियंस एक नाउन है। कह रहा है वाइल वेस्टर्न कंट्रीज हैव लॉन्ग कोटेड इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशन टू इंडिया ऑन इट्स प्लान टू फोर्सिबली डिपोर्ट रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू म्यांमार और टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन in the CAA Act. They must also introspect on their message to the world by enacting such laws themselves. कह रहे जी जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत लंबे वक्त से कोट किया है इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ जो है ना और कन्वेंशन को पढ़ने लगती हैं, कोट करने लगती हैं, उसका हवाला देने लगती हैं, और किसको? इंडिया को। और किस बात पे? इंडिया के उस प्लान पे जो है जबरन डिपोर्ट करने का, वापस भेज देने का रोहिंग्या से आने वाले रेफ्यूजीज़ को म्यांमार की तरफ, और या फिर डिस्क्रिमिनेट करने का, भेदभाव करने का इस बेसिस पे, इस आधार पे जो है रिलीजन का CAA एक्ट में, जहाँ पे इंडिया को खूब लेक्चर्स मिलते हैं CAA एक्ट के लिए और रोहिंग्या मुस्लिम्स के मुद्दे पे। कह रहे वहीं पे दे मस्ट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट, इन कंट्रीज़ को अब इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, गिरबान में झांकना होगा, रिफ्लेक्ट ऑन करना होगा अपने उस मैसेज पे, अपने उस संदेश पे जो ये पूरी दुनिया को दे रहे हैं, इनेक्ट करके, बना करके ऐसे लॉज को खुद ही, है ना। तो इंडिया को खूब लेक्चर पहले आपने, अब आपकी बारी है, अब आप भी गिरबान में झांको, आप भी वही काम कर रहे हो जो काम करने के लिए आप इंडिया को मना बोलते हो। इंडिया भी तो रोहिंग्यास को वापस ही भेजना चाहता है ना, जो हमारी कंट्री का आधार कार्ड नहीं रखते हैं, पासपोर्ट नहीं रखते हैं, इलीगली आए हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो हम उनको वापस भेज रहे हैं। तो आप भी तो हमें यही बोलते हो कि मत भेजो, अब आप क्यों भेज रहे हो? कंट्रीज़ की वर्ब है हैव कोट इट, दे की वर्ब है मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट करना, गिरबान में झांकना, डिपोर्ट करना, वापस भेजना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभाव करना, डिफ्रेंशिएट करना। कह रहे जी बाय रिजेक्टिंग असाइलम सीकर्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स नियरली ऑल ऑफ whom आर कमिंग टू देयर शोर्स बाय ब्रेविंग अनसेफ रूट्स इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, दे ऑल्सो बिलिटल द रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस इमिग्रेंट्स हैव मेड टू देयर सोसाइटीज़। अब ये सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ लो, फिर आगे और भी पढ़ना पड़ेगा इसको। कह रहे जी ऐसा करके, बाय लगा के बता रहा है, रिजेक्ट करके, खारिज करके, असाइलम सीकर्स को, ऐसे लोगों को जो पनाह मांगने आते हैं, असाइलम लेने आते हैं, और इलीगल इमिग्रेंट्स को, ऐसे लोग जो बिना कागजात के यूके में आते हैं। कह रहे जी ऐसे लोगों को रिजेक्ट करके या खारिज करके, कह रहे जी नियरली ऑल, लगभग सभी के सभी जिनमें से आर कमिंग, आ रहे हैं यूके के शोर्स पे, यूके जैसी कंट्रीज़ के समुद्री किनारों पे, शोर मतलब कोस्टल बाउंड्री। और कैसे? ब्रेव करके, देखिए ब्रेव का मतलब होता है बहादुर एडजेक्टिव फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में होता है बहादुरी बड़ा काम करना, किसी चीज़ को फेस करना। कह रहे ये लोग जो आ रहे हैं बहादुरी के साथ फेस करते हुए, ब्रेव करते हुए, बड़े ही खतरनाक रूट्स को, रस्तों को, जो है सर्च में, तलाश में एक बेहतर ज़िंदगी के। कह रहा है ऐसे लोगों के सपनों को चकनाचूर करते हुए ये जो यूके है ना, या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये साथ ही साथ बिलिटल कर रही हैं, छोटा करके बता रही हैं इन लोगों के रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस को, सही में योगदान को। और कौन सा योगदान? वही योगदान जो इमिग्रेंट्स ने मेक किया है या वो मेक कर चुके हैं इन लोगों की सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के समाज में। अब देखो आगे कैसे इन्होंने मेक किया है कंट्रीब्यूशन। कह रहा है इंक्लूडिंग दोज लाइक द पेरेंट्स ऑफ मिस्टर सुनाक एंड मिस बेवरमैन हु मेड देयर जर्नी फ्रॉम अफ्रीका ड्यूरिंग मोर वेलकमिंग टाइम्स। कह रहा है इनमें वो लोग भी शामिल हैं उन लोगों के पेरेंट्स की तरह, जैसे कि मिस्टर सुनाक के पेरेंट्स हैं और वहाँ की होम सेक्रेटरी मिस ब्रेवरमैन के पेरेंट्स हैं। ये भी तो बाहर से ही आए हैं ना दोनों, इनके माँ बाप भी तो। कह रहे जिन लोगों ने अपनी जर्नी को मेक किया था अफ्रीका से, और किस वक्त? ऐसे टाइम्स में, ऐसे वक्त में जब यूके वेलकम किया करता था, इन लोगों को खारिज नहीं करता था। तो इस वक्त इन लोगों को खारिज करके आप अपनी सोसाइटी में इमिग्रेंट्स की भूमिका को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अपने मम्मी पापा को याद कर लो। ये मिस्टर सुनाक और मिस बेवरमैन को बोल रहा है कि आपके मम्मी पापा भी अफ्रीका से यूके में कभी आए थे, जब यूके आपके मम्मी पापा को आने से नहीं रोकता था। बहुत ही पावरफुल पंच मारा लास्ट में, मेरे ख्याल से इससे अच्छा
नसीहत और है ना सजेशन दे नहीं सकते आप किसी को। ऑल की वर्ब है आर कमिंग, और दे की वर्ब है बिलिटल करना, किसी चीज़ को छोटा करके बताना, प्ले डाउन करना, अंडर प्ले करना। शोर का मतलब होता है समुद्री किनारा, कोस्टल बाउंड्री। ब्रेव करना, किसी चीज़ को बहादुरी से सहना, वर्ब फॉर्म में बहादुरी से सहना, नॉन फॉर्म में बहादुर को ही ब्रेव बोलते हैं एडजेक्टिव में, है ना। इमिग्रेंट्स की वर्ब है मेड, हु की वर्ब है मेड। हु आया है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स ऑफ मिस ब्रेवरमैन एंड मिस्टर ऋषि सुनाक साहब के पेरेंट्स शायद अफ्रीका में होंगे, इंडिया से अफ्रीकन बने, फिर अफ्रीकन से वो यूके में गए, इस तरीके से वो बीच में अफ्रीका में रह के शायद यूके में गए हैं इस आर्टिकल के हिसाब से। चलिए यहीं रैपअप करेंगे आज के सेशन को। कैसा लगा आर्टिकल ज़रूर से बताना। 3-4 सेंटेंसेस में अपनी राय दे सको इस पूरे आर्टिकल पे, आपको क्या लगता है कितनी ये सही बात और कितनी गलत बात कर रहा है, तो वो भी इंग्लिश में लिख के बताओ, कमेंट्स में लिखा करो, लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी। अब जल्दी से क्विज को देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान दे लेना इस पर, करेक्ट कौन सी बात सही है यूके के नए कानून के रिस्पेक्ट में या उसके हिसाब से। ये वाली बात सही है कि इसमें एक्सेप्शन बनी हुई है अदर पार्ट से आने वाले लोगों के लिए, यूरोप के, है ना, या यूरोप की जगह मैं एशिया कर देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, एशिया। या फिर इसमें ये एक्सेप्शन बनी हुई है कि इसमें प्रोविज़न बनी हुई है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक असाइलम सीकर्स के लिए सेपरेट। या फिर ये बात सही है कि ये जो है लॉ ये फेल टू एक्नॉलेज करता है माइग्रेंट के कंट्रीब्यूशन को यूके के समाज में। और या फिर ये सही बात है कि यह जो माइग्रेंट्स हैं अपने घर भेज दिए जाएंगे या फिर युगांडा में भेज दिए जाएंगे अफ्रीका के अंदर। सही बात को ढूंढना है, 3 बातें गलत हैं, एक सही है। ध्यान से देखोगे डिटेल में थोड़ा सा, है ना, तभी आपको पकड़ में आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है जी अपने अंदर गिरेबान में झांकने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छे से वर्ड आपको करवा चुके हैं, 2-3 है, कोई सा भी बता दोगे तो आंसर बन जाएगा। थर्ड में पूछा है जी फियर ऑफ फॉरेन या स्ट्रेंज को क्या बोलते हैं, बाहर से आने वाली चीज़ों और इंसानों के फियर के लिए कौन सा वन वर्ड, कौन सा फोबिया बनेगा, तो फोबिया वाला वर्ड बनेगा इसका आंसर। चौथी ईडियम है मेक लाइट ऑफ समथिंग, इसका मीनिंग आपसे पूछा है, तो मेरे ख्याल से सबको आ गई होगी ईडियम भी, है ना। 5वें 6वें में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। एरर आपको मिलेगी या तो इधर और में, यहाँ लिख देता हूँ, या तो मिलेगी इधर और के आसपास, और या फिर आपको मिलेंगी आपको मिलेंगी इस फ्रेज में, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे रखें, जाके चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात लेंगे कल के क्लास में, कल के लेक्चर में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।